परीक्षा केवल सवालों की नहीं होती, वो आत्मविश्वास और धैर्य की भी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश भर से अहम किस्से और कहानियां। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे परीक्षा के तनाव, शिक्षा में नवाचार और बच्चों की उस कहानी के बारे में जो अंकों की लड़ाई से निकलकर जीवन जीने के गुर सिखाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। परीक्षा में सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं, लेकिन अनुशासन और आत्मविश्वास हर फॉर्मूला का एक नींव है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव साझा किए और बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। तो आइए देखते हैं किस तरह क्या कुछ चर्चा प्रधानमंत्री ने की बच्चों से। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। अब घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपनी पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, यस सर। बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया, तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। नर्मदे सर। नर्मदे हर। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है सर। तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते, और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? लो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली। तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दे कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ। यस सर। हाँ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। फोकस भी और अच्छा रहेगा।
मानसी, सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। प्रधानमंत्री जी ने बताया जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो हम नर्वस होते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, तो उसके साथ साथ जो भी हमने पढ़ा होता है, जो भी हमने याद होता है, वो हम भूलते जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि परीक्षा को स्ट्रेस नहीं लेना है, हमारे भले ही से कम मार्क्स आएँ लेकिन हमें अच्छे से शांत होकर उन्हें देना है, और हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स की बात समझनी है और सबसे बात करके और खुद के तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। हार्ड वर्क जो है हर क्षेत्र में काम आता है। जैसे अभी आप बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम में भी हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर में, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, उसी से हमारा जीवन चलता है। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं हो सकता। आज के बच्चे केवल किताबों का बोझ नहीं उठाते, वो उठाते हैं तुलना और अपेक्षाओं का दबाव। कभी कभार मानसिक खतरा इतना बढ़ जाता है कि माता पिता की नज़र से भी छूट जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह एक तनाव मुक्त हम वातावरण बना सकते हैं माता पिता और समाज के सहयोग से। आज जब हम परीक्षा पे चर्चा में बच्चों की बात सुनते हैं तो सिर्फ अंक और सफलता नहीं सुनाई देती, बल्कि एक गहरा मानसिक स्वास्थ्य संकट भी हमें नजर आता है। भारत में छात्र आत्महत्याओं की संख्या पिछले दशक में लगातार बढ़ी है। 2013 में लगभग 8,423 छात्र आत्महत्या के शिकार हुए थे, जो 2023 में बढ़कर करीब 13,800 तक पहुंच गया। एक दशक में लगभग 65% की वृद्धि। छात्र आत्महत्या अब कुल आत्महत्या मामलों का लगभग 8.1% हिस्सा है। असली प्रॉब्लम परीक्षा नहीं है, प्रॉब्लम ये है परीक्षा बच्चों के दिमाग में क्या बन गई है। आज ज़्यादातर बच्चों के लिए एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ाई का टेस्ट नहीं रह गया है, ये टेस्ट बन गया है कि क्या मैं अपने माँ बाप के प्यार के लायक हूँ, क्या मैं इनफ हूँ, और ये बहुत ही डेंजरस शिफ्ट है। देखिए, इसके बुरा होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, दबाव बहुत जल्दी शुरू हो रहा है बच्चों के लिए। बच्चों को बताया जा रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड करता है, उस उम्र में जब उस बच्चे को फ्यूचर का मतलब भी नहीं पता। दूसरा, तुलना कांस्टेंट हो गई है। पहले क्लास के 5 से 10 बच्चों के बीच में तुलना होती थी, कॉलोनी के कुछ बच्चों में तुलना होती थी। अब व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया की वजह से सैकड़ों उन बच्चों से कंपैरिजन हो रहा है जिनसे माँ बाप कभी मिलेंगे ही नहीं। ये बच्चा सब सुन रहा है और बच्चा समझ रहा है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। तीसरा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, माता पिता को अपनी ही एंग्जाइटी बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हम देख रहे हैं। पेरेंट्स को डर है मेरा बच्चा पीछे तो नहीं रह जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, वो डर बच्चे के नर्वस सिस्टम में जाता जा रहा है। देखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स पहचान नहीं पाते क्योंकि स्ट्रेस के शुरुआती साइंस बहुत ही नॉर्मल होते हैं, दिखते नहीं हैं। जैसे जो बच्चा पहले अक्सर सबसे बातें करता था अचानक चुप हो जाए तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो अच्छा है, अब पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। वो ऐसा नहीं है, जबकि ये एक विड्रॉल सिम्टम है। बच्चे अगर ये बोलने लगे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता एग्ज़ाम से, एक्चुअली उन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो वो शट डाउन कर रहे हैं। अगर हम बच्चों से संवाद बढ़ाएं, उनके अनुभव सुनें, सही मानसिक समर्थन प्रदान करें और तनाव को सामान्य अच्छा बुरा अनुभव मानने की बजाय जिम्मेदारी से संभालें, तो हम इस संकट को पीछे छोड़ सकते हैं। आपको खुद एज अ पेरेंट लगने लगा है कि आपको बहुत खुद ही बेबसी होने लगी है अपने बच्चे को देख के, तो इंतज़ार मत कीजिए। दैट इज़ द टाइम जब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना आखिरी ऑप्शन नहीं है, ये एक ऐसा रिसोर्स है जैसे बुखार पे डॉक्टर, वैसे ही मन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इनफैक्ट ये तो ताकत की बात है। स्कूल, परिवार और समुदाय तीनों को मिलकर यह समझना होगा कि किसी नतीजे से ज्यादा बच्चे की जिंदगी मायने रखती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अगर पढ़ाई बिना किताबों की ही हो सके तो बचपन शायद थोड़ा और रंगीन हो जाएगा। एक सरकारी स्कूल का बुक फ्री मॉडल और एक सरपंच के पहलों से कैसे शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। तो आइए देखते हैं खेल खेल में सीख रहे इन बच्चों की प्रेरक कहानी। नीरू यादव का मानना है कि नर्सरी और प्रारंभिक कक्षाओं में किताबों का बोझ बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को सीमित कर देता है। इसी सोच से जन्मी है यह बाल वाटिका, जहाँ सीखना किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। यहाँ बच्चे रंगीन दीवारों पर बने अक्षरों और अंकों से सीखते हैं, पशु पक्षियों की पेंटिंग से प्रकृति को समझते हैं और खेल खेल में मोटर स्किल्स, टीम वर्क और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। बाल वाटिका को जो सजावट आप देख रहे हैं उसमें विशेष योगदान ग्राम पंचायत की जो सरपंच हैं श्रीमती नीरू जी यादव, उनका विशेष योगदान रहा है। सरपंच साहिबा से मिलकर के जब उनसे बात की गई तो मुझे आश्वासन दिया गया है कि ये कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा और उन्होंने मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर इसका निर्माण करवा कर तैयार किया और एक शानदार तरीके से निर्माण करवाया, जिस तरीके से आप लोग प्राइवेट स्कूल में देखेंगे कि मतलब जो भी हैं कि हम पिक्चर्स के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं है, यहाँ संस्कार के भी बीज बोए गए हैं। आप लोग पूरे के पूरे बाल वाटिका में देखेंगे इन चीज़ों को कि कहीं आपको जो पोस्टर्स मिल रहे हैं, जो पिक्चर्स मिल रही हैं, वो इस तरह की हैं जिससे बच्चे में एक संस्कार के साथ मतलब वो लोग अपनी आगे के एजुकेशन की प्रथम सीढ़ी को वो लोग लांघने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी बच्चा अगर बुक से पढ़ेगा तो वो थोड़ी बोरियत महसूस करता है। काफ़ी बार कुछ बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, तो इन दीवारों पे जो भी चीज़ें हैं वो देखकर बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। यहाँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ से रिलेटेड हमारे जो रोज़ जो डेली बेसिस पे हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो सारी की सारी इन दीवारों पे पेंट करवाई गई है। सरकारी स्कूल में बनी यह बाल वाटिका किसी महंगे निजी प्ले स्कूल से कम नहीं। सुरक्षित झूले, स्लाइड्स, एक्टिविटी जोन और नैतिक शिक्षा से जुड़े दृश्य बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं। यहाँ शिक्षा बोझ नहीं, उत्सव बन जाती है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं इधर, बोलचाल में, खाने पीने, रहने में, सब चीज़ में अच्छी है और सरपंच जी हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी सी पढ़ाई कर रही है, इंग्लिश में बोलती है। सितंबर 2023 में कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर नीरू यादव ने अमिताभ बच्चन से वादा किया था कि जीती गई पूरी राशि शिक्षा के लिए समर्पित करेंगी। 6,70,000 रुपए की यह राशि आज बाल वाटिका के रूप में साकार हो चुकी है। मेरी ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल शहीद सुरेश सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसके अंदर मैंने एक बाल वाटिका यानी कि इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल का मैंने निर्माण करवाया है। और मेरा एनजीओ है आदित्रि फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य है एजुकेशन फॉर ऑल, जो बुक फ्री एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। और उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने अपने गांव के सरकारी विद्यालय को गोद लेकर के एक बाल वाटिका का मैंने निर्माण करवाया है। उद्घाटन के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पहल को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि ऐसे मॉडल अन्य स्कूलों में भी अपनाए जाने चाहिए। यह पहल केवल एक बाल वाटिका नहीं बल्कि ग्रामीण शिक्षा में सोच का बदलाव है। यह साबित करती है कि संसाधनों से ज़्यादा जरूरी है दृष्टि, समर्पण और नवाचार। आज यह बाल वाटिका गाँव के बच्चों के लिए सीखने का केंद्र बन चुकी है, जहाँ शिक्षा डर नहीं मुस्कान लेकर आती है। बाल वाटिका में जो बच्चे आ रहे हैं वो सुरक्षित आ रहे हैं। गाड़ी में आने जाने के लिए गाड़ी फ्री सरपंच जी महोदय ने दे रखी है और टाइम से सुरक्षित बच्चे आ रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं और पढ़ाई बढ़िया हो रही है। लांबी साइड की शहीद सुरेश सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच नीरू यादव बाल वाटिका का निर्माण किया गया।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह बाल वाटिका बच्चों के लिए लर्निंग का एक नया नवाचार बन गया है। इस बाल वाटिका के माध्यम से बुक फ्री लर्निंग पर जोर देकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ यहाँ संस्कारों का भी भरपूर संस्कार दिए जाते हैं और साथ ही मनोरंजन भी किया जाता है। लांबी शहर की इस शहीद सुरेश कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाई गई बाल वाटिका का उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा किया गया था, जो यहाँ की सरपंच नीरू यादव द्वारा केबीसी में जो जीती गई राशि के द्वारा बाल वाटिका का निर्माण किया गया। लांबी शहर से अजीत भूपेश के साथ हर्ष स्वामी, नीम का थाना। कभी कभी बड़ा बदलाव छोटे विचार से शुरू होता है। जसवंतपुरा के पीएम श्री विद्यालय में 1 रुपये मात्र की बचत से कक्षा का पूरा स्वरूप बदल दिया गया और ये पहल थी बच्चों की। तो आइए देखते हैं किस तरह बच्चों ने खुद जिम्मेदारी संभाली और अपने स्कूल को एक नया रूप दिया। जसवंतपुरा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आवश्यक जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा स्वयं विद्यार्थियों ने उठाकर यहाँ मेरी बचत मेरी कक्षा के रूप में अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी रोजाना अपने जेब खर्च से 1 रुपया बचाकर विद्यालय के विकास में सहयोग कर रहा है। स्थानीय विद्यालय के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में कई तरह के नवाचार किए गए हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में प्रत्येक 15 दिवस के अंदर कक्षा पर्क लिया जाता है। प्रत्येक 2 अध्याय के बाद में गृह कार्य मूल्यांकन और 4 अध्याय के बाद में प्रत्येक बच्चे की जो गृह कार्य की जो कॉपी है वो संस्था प्रदान के द्वारा भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। हमने पिछले 2 सालों से मेरी कक्षा मेरी बचत और कक्षा पुस्तकालय जैसे नवाचार किए हैं, जिसके संबंध में बच्चों ने स्वतः ही उसकी मॉनिटरिंग की है। प्रत्येक सप्ताह में वो सोमवार को पुस्तक बांटते हैं और शनिवार को कलेक्ट करते हैं। स्कूल में पेंटिंग्स वगैरह और भी गतिविधियाँ होती है जिसमें सारे विद्यार्थी भाग लेते और हमारे स्कूल में एनसीसी भी है जिसमें काफ़ी लड़कियाँ और लड़के हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ होती है हमारे स्कूल में। प्राचार्य दिनेश बिश्नोई ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों का टूर पिछले साल सिक्किम गया था। इस दौरान सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने विद्यार्थियों की ओर से चलाई जा रही मेरी बचत मेरी कक्षा पहल की सराहना की थी। विद्यालय के अंदर पीएमश्री गतिविधि के साथ साथ दूसरे सामाजिक माहौल और बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास हो, इसके लिए जातिबंदी, मेरी कक्षा मेरी बचत और अन्य तमाम पहलुओं पर नवाचार करके कक्षा पुस्तकालय, इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चों में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय में जातिवाद और भेदभाव की दुर्भावना को दूर करने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों का केवल नाम ही अंकित है। इसमें किसी भी स्टाफ की जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। ये पहल वर्ष 2018-19 में शुरू हुई थी, जो अब तक इस विद्यालय का हिस्सा बन चुकी है। विद्यालय में लगातार नवाचार के साथ साथ शैक्षणिक गुणात्मकता में हुए सुधार के असर से वर्तमान में स्कूल में करीबन 900 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें 500 के करीबन बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इसके अंदर 855 का नामांकन है और प्रधानाचार्य के द्वारा विशेष प्रयास करके जाति धर्म आदि के भेदभाव से ऊपर उठ करके बच्चों के अंदर वैचारिक उन्नति और चिंतन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और समाज के अंदर समभाव स्थापित हो, ऐसे कार्य किया जा रहा है। स्कूल के अंदर जो एक पीएमश्री स्कूल जो मॉडल स्कूल के रूप में चयनित स्कूलें होती हैं और सरकार का भी ये मोटो होता है कि जो 5 साल के प्रोजेक्ट के अंदर ये विद्यालय ब्लॉक का एक सर्वोच्च और अच्छा मॉडल स्कूल स्थापित हो, जिसके अंदर दूसरे बच्चे और स्कूल्स भी देख करके उसका अनुसरण करें। हमारे विद्यालय में कक्षा पुस्तकालय है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में सोमवार को पुस्तकें प्रत्येक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनको बांटी जाती है और शनिवार को वापस जमा कर ली जाती है। इस नवाचार की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, लेकिन कोरोना के दौरान एक सत्र प्रभावित हुआ। उसके बाद 2021 में फिर से इसे शुरू किया गया, जो लगातार चल रहा है। पिछले 3 साल से सक्रिय रूप से जारी इस पहल के जरिए विद्यार्थियों की ओर से एकत्रित की गई राशि से विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ जयपुर। शिक्षा और खेल जब साथ चलने लगते हैं तो प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलती है। हॉकी गांव फूलिया कला में इभामा शाह के सहयोग से आइए देखते हैं किस तरह एक स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा केंद्र बन चुका है। आइए देखते हैं बदलाव की ये कहानी। भामा शाह सत्यनारायण लड्ढा ने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी स्कूल को आधुनिक शिक्षा और खेल का केंद्र बना दिया है। फूलिया कला के सरकारी विद्यालय परिसर में भामा शाह द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लॉक का अत्याधुनिक निर्माण किया जा रहा है। दोनों भवनों के बीच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से प्रमाणित एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान विकसित किया गया है। जब कुछ सोचने का प्लान बना तो संयोगवश उस समय क्या है कि मेरे पास कुछ एसेट्स थी जिनको मैंने लिक्विडेट करने की सोच रहा था। तो मैंने सोचा ये समय पे ही ऐसा विचार आता है, तो वो सारा का सारा ही जो भी कुछ मुझे उससे प्राप्त हुआ था वो हमने स्कूल में लगाने का प्लान कर लिया। फिलहाल तो इस जगह को ऐसा बनाना है कि वास्तव में ये अपने नाम के रूप को चरितार्थ कर सके, यानी कि सेंटर फॉर एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, यानी एकेडमिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी ये अपना नाम कमाए। निर्माणाधीन विद्यालय को सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि हॉकी मैदान अंतिम चरण में है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशालाएं और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। यहाँ करीब 2000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है। पिछले 1 साल के अंदर हमने यहाँ पर FIH लेवल का एक सैंड रेस्ड हॉकी टर्फ का निर्माण किया है, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला सैंड रेस्ड हॉकी का एस्ट्रो टर्फ है, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट हो सकते हैं। ये राजस्थान का पहला फ्लड लाइट वाला हॉकी एस्ट्रो टर्फ है, जिसे बनाने में पूरा 1 साल लगा है। और इसकी जो एस्ट्रो टर्फ है वो डायरेक्ट हमने वियतनाम से इंपोर्ट करी है, जो कि FIH अप्रूव्ड है। फूलिया कला पहले से ही हॉकी गांव के नाम से जाना जाता है। कच्चे मैदानों में खेलकर यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है। अब इसी प्रतिभा को मंच देने के लिए राजस्थान का पहला फ्लड लाइट युक्त हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान तैयार किया गया है। हम पहले कच्चे मैदान में खेलते थे और अब एस्ट्रो टर्फ में खेलते हैं, और मेरे बड़े भाई बहन भी हॉकी खेलते हैं, उनको देखकर मैंने भी सीखा। हमारे घर वाले भी इतना दूर खेलने के लिए नहीं भेजते थे, और अब ये गांव के बीच में है ये मैदान, तो हम यहाँ आसानी से खेल सकते हैं। समस्या ये रह जाती है कि वहाँ एस्ट्रो टर्फ के मैदान में खेलना होता है तो वो अपनी प्रतिभा निखार नहीं पाते, क्योंकि वो पहले इस मैदान में कभी नहीं खेले, तो वो इस मैदान में नहीं खेल पाते। तो आज अगर हमारे बीच में ये मैदान बना है तो हम भी आगे जाकर शायद ऐसी समस्याओं का सामना कर पाए। 5वीं क्लास से हॉकी खेली थी, मैं आज 8वीं क्लास में हूँ। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ मेरे ट्रप पे जब तक मैं 12वीं तक आ जाऊँगा ना, तो मेरे को बहुत सुविधा उपलब्ध होगी। मैं एक बार स्टेट तक खेल चुका हूँ। इस खेल परिसर में स्टेडियम नुमा दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम, कबड्डी और वॉलीबॉल मैदान, चारों दिशाओं में फ्लड लाइट और आधुनिक ऑडियो सिस्टम की सुविधा होगी, जिससे दिन और रात में प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। हर बच्चे के डर और चुनौतियों से सामना करने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन कभी कभार ये डर और बहुत गंभीर हो जाते हैं और इस समय ज़रूरत होती है कि हम विशेषज्ञों से जानें उनकी राय। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें मनोचिकित्सक खुद बता रहे हैं किस तरह बच्चों को दिन पर दिन की चुनौतियों से लड़ना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न आयामों और तनाव मुक्त जीवन को लेकर बात की गई। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं। आप मनोचिकित्सा केंद्र के प्रमुख चिकित्सक भी हैं और लंबे समय से मनोचिकित्सा पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार बच्चों में एक विभिन्न भूमिका निभाता है। स्पेशली हम बात करें कि 1 दशक में 10 सालों में किस प्रकार से जो मनोचिकित्सा है और प्रमुख रूप से बच्चों में किस प्रकार एक परिवर्तन देखा गया है, बदलाव देखा गया है। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर हम बात करें तो पिछले 1 दशक में हमारा जो टेक्नोलॉजी है
उस पे हमारा जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, या हम ये कहें कि उस पे हमारा डिपेंडेंस या उसका रिलाय है, वो बढ़ गया है। खासकर कोरोना के बाद में हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और बहुत सारे जो असाइनमेंट्स हैं स्कूलों में या बाकी जगहों पे वो ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। तो हमारा मेन जो पढ़ाई का जो तरीका है वो किताबों और कॉपियों से अलग हो के और हमारा जो है वो उस पे गैजेट्स के ऊपर आ गया है, ऑनलाइन या कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर ज़्यादा आ गया है। तो उसके साथ में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों ही हैं कि अभी हमारे पास संसाधन अगर कम हैं तो भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं या उनको हम रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसका जो जुडिशियस यूज़ है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में हमें अभी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है और इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सहायक है जहाँ पे, वहीं पे साथ साथ ये स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। तो इसका जो जुडिशियस यूज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा जैसे जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जब ऐसे मौके होते हैं, जब बच्चों को आम तौर पर स्ट्रेस यानी तनाव हो जाता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, या एक ऐसे कौन सुझाव आपके द्वारा दिए जाते हैं जब बच्चे से आते हैं आपके पास में? जी देखिए, सबसे पहले तो निरंतर अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निरंतर अभ्यास आवश्यक है। तनाव लेने से हमारी तैयारी कम होती है या हम उसको वापस रिप्रोड्यूस भी बहुत कम कर पाते हैं। आत्मविश्वास में जो मनोबल है उसको लेकर भी जो मनोचिकित्सा है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। साथ साथ में आज जब प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा की बात की गई तो उसमें रील और रीडिंग पे जो संतुलन है उससे बात की गई। कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? जी, हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि गैजेट्स पे डिपेंडेंस हमारी बहुत कम होनी चाहिए। मतलब जैसे आप सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें सपोर्ट रील से नहीं मिल पाएगा, जितना हम आपसी संवाद और अपना जो परिवार मित्र इनके साथ में हमारा जो ऑफ लाइन जो कांटेक्ट हैं, जो उनसे बातचीत है, उनसे जो संपर्क है, उनसे जो संवाद है, वो हमें ज़्यादा बूस्ट करता है, ज़्यादा हमें तनाव मुक्त रखने में प्रयास करता है कि हमने किसी से रूबरू बात की, बजाय इसके कि हम रील्स में अपना समय देते हैं। रील्स में आप जानते हैं कि बहुत सारे इनमें एल्गोरिदम्स हैं कि किस तरह के रील्स आप देखते हैं। कई बार अगर नेगेटिव कंटेंट शुरू हो गया तो वो नेगेटिव ही स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया, कि इन दोनों में एक बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पे हमारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ तनाव की बात होती है सुनील जी, तो तनाव के साथ साथ में हम देख रहा था कि जो आत्महत्याओं वाले जो मामले हैं, जो छात्रों में आत्महत्या मामले हैं, तो उसका एक प्रमुख कारण तनाव भी है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रयास कितने ज़रूरी मानते हैं बाकी घटनाओं को रोकथाम में? देखिए, हम अवेयरनेस, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो अवेयरनेस है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है और एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए हैं तो हमारे पास दोबारा ऑप्शंस होते हैं। हम हमारी कमियों को देख के और उसको दोबारा प्रयास कर सकते हैं, दोबारा प्रयास कर सकते हैं। जीवन में अनेकों ऐसे क्षण आते हैं जब हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं निकल पाता है, तो इसमें कतई हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें दोबारा से उसके ऊपर विचार करके पुनः प्रयास करने चाहिए और जहाँ से भी हमें मदद मिल सकती है उस मदद को हमें लेना चाहिए। प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलिंग या थेरेपी की अगर आवश्यकता है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक तौर पे हम और बलपूर्वक बने या हमारी अच्छी दृढ़ शक्ति जो है उसमें आ सके, उसमें हम उन लोगों से भी मदद ले सकते हैं या ले लेनी चाहिए, उसमें गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये थी इस हफ्ते की कहानियाँ जो बताती हैं कि शिक्षा केवल सिलेबस में नहीं परंतु नवाचार, संवेदनशीलता और आत्मबल का सफ़र है। इस शो को हम यही विराम देते हैं इस उम्मीद के साथ कि हर बच्चा बिना डर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।